हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था, जिसमें हमने एक ओवरव्यू लिया था इस चैप्टर का कि हमें इस चैप्टर में किस किस बारे में बात करनी है। तो हमने कहा था कि हमें इस चैप्टर में देखना है कि एक सेल डिवाइड कैसे होता है, और फिर हमने कहा कि एक सेल कैसे डिवाइड होता है और उसमें फिर हमें कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, कौन कौन से फेजेस आते हैं। तो हमने कहा कि हमारे पास में मेजरली दो फेजेस आते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इंटरफेस, जिसमें बस तैयारी होती है सेल डिवीज़न की। ये इसके बारे में हमने कल डिटेल में डिस्कशन कर लिया था कि सेल साइकिल क्या होता है, सेल डिवीज़न क्या होता है, दोनों सेम नहीं होते। हमने कहा था कि सेल डिवीज़न जो होता है वो सेल साइकिल का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। ठीक है, पूरी सेल साइकिल में एक पॉइंट आता है जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीज़न होती है। एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है। मैंने कल बहुत अच्छे से एग्जांपल के साथ में समझाया था, तो आप वो वाली वीडियो को एक बार ही देख लीजिए। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं इंटरफेस और अपना जो एम फेज़ है उसको डिटेल में। तो हमने कल बात की थी कि इंटरफेस वो फेज़ होता है, जैसे हमारे पास में पूरी सेल साइकिल थी, उसमें से हमें मतलब 95% जो टाइम है वो बस तैयारी में ही लगेगा कि हाँ, हम सेल साइकिल को, अपने सेल डिवीज़न की तैयारी कर रहे हैं कि सेल को डिवाइड होना है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। जैसे हमने कल बात की थी कि अगर मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया था कि हमारे पास में एक लड्डू है जिसको हमने सेल कहा था, जिसको हमने पेरेंटल सेल कहा था। तो अगर उस लड्डू को दो लड्डुओं में डिवाइड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वो तैयारी करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, पहले बाज़ार से सामान लेके आएंगे, फिर उसके बाद वो लड्डू बनाएंगे, फिर उस लड्डू को थोड़ा सा मतलब ठंडा वगैरह करेंगे, फिर उस लड्डू से दो लड्डू बना देंगे। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे करना है, पहले हमें उस एक सेल को तैयार करना है जो हमारा पेरेंटल सेल है। पहले हम उसी सेल को तैयार करते रहेंगे, उसी को ही ग्रो करवाएंगे, उसी के अंदर ऑर्गेनेली सारी डबल करवाएंगे, उसके बाद में उसे दो सेल में डिवाइड कर देंगे। और इस बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप पहले वाली वीडियो देख लीजिए। तो अभी हम वो अपना तैयारी वाला फेज़ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरफेज़। तो मैंने बताया था कि 100 में से 95% जो टाइम है वो हमारा इंटरफेज़ में ही जाता है, तैयारी में ही जाता है। इस फेज़ को हम रेस्टिंग फेज़ भी कह रहे हैं। रेस्टिंग फेज़ का मतलब है, ये नहीं है कि इसमें कुछ हो नहीं रहा। ये जो फेज़ है, ये इसमें हमारा जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है। मेटाबॉलिज्म का मतलब हम लिविंग वर्ल्ड में देख चुके थे। मतलब हमने बात की थी कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारी बॉडी में जितने भी सम टोटल ऑफ ऑल दी केमिकल रिएक्शन। यार आप समझ सकते हैं, मेटाबॉलिज्म का मतलब है जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं लिविंग बॉडी में, क्या कह सकते हैं, लिविंग सेल में, एक लिविंग सेल के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म कह रहे हैं। तो हम लोग कह रहे हैं कि इंटरफेज़ में हमारा जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा लिविंग सेल है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस अभी भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा, आराम से सेल बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। इंटरफेस को हम रेस्टिंग फेज़ कहते हैं या फिर प्रिपरेटरी फेज़ भी कहते हैं। प्रिपरेटरी का मतलब प्रिपरेशन तैयारी को ही कहते हैं ना, तो वही है। तो हम कह रहे हैं कि इंटरफेस का दूसरा नाम होता है रेस्टिंग फेज़ या फिर हम कह सकते हैं प्रिपरेटरी फेज़। लेकिन रेस्टिंग फेज़ का मतलब ये नहीं है कि वो सेल बिल्कुल रेस्ट पे बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा। नहीं, वो बहुत सारे काम कर रहा है और इसके बारे में हम अभी देखेंगे भी कि वो क्या क्या काम कर रहा है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। ठीक है, यहाँ पे बस सेल डिवाइड नहीं होता, नॉट डिवाइडिंग। ठीक है, हम कहते हैं कि ये जो फेज़ होता है ये लॉन्गेस्ट फेज़ होता है सेल साइकिल का, होता है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे कि हमारे पास में 50 मिनट है, 50 मिनट में से अगर 40 मिनट सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को करने में लग रहे हैं तो हम यही कहेंगे ना कि वो लॉन्गेस्ट फेज़ है। तो उसी तरीके से यहाँ पे होता है। अगर हमने जैसे कल ह्यूमन सेल की बात की थी, तो हमने कहा था कि ह्यूमंस में जब सेल डिवीज़न होती है तो 24 घंटे लगते हैं एक सेल को डिवाइड होने में। लेकिन उन 24 घंटे में से 23 घंटे तो सिर्फ इंटरफेज़ में लगते हैं, सिर्फ तैयारी में लगते हैं कि हाँ सेल को डिवाइड होना है। फिर जो लास्ट का 1 घंटा बचता है उसके अंदर एक्चुअल सेल डिवीज़न होती है, जिसको हम एम फेज़ कहते हैं, जिसके बारे में पढ़ेंगे अभी आगे। तो अब ये जो इंटरफेज़ है इसके अंदर हमें और चीज़ें पढ़नी है, तो देखते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि हमने जो हमारा इंटरफेज़ है ना उसको ही 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से पार्ट हैं वो, G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़। ठीक है, इन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है इंटरफेस को, क्योंकि वही काफ़ी बड़ा फेज़ है और
थोड़े थोड़े पार्ट्स में ही करके पढ़ पाएंगे उसे। तो हम कहते हैं जीवन फेज़। जीवन फेज़ के अंदर क्या होता है, जीवन फेज़ के पहले तो दूसरे नाम देख लेते हैं। इस फेज़ को हम कह सकते हैं गैप 1 फेज़, ठीक है, फर्स्ट ग्रोथ फेज़ भी कहते हैं इसे। अब उसके बाद में हम लोग कहते हैं कि ये जो फेज़ होता है ये पोस्ट माइटोटिक फेज़ होता है और प्री सिंथेटिक फेज़ होता है। अब ये कैसे, देखिए अगर मैं थोड़ा रफली डायग्राम बनाऊँ तो हम लोग कह रहे हैं, हमने अभी बात की कि जो हमारा इंटरफेज़ होता है वही सबसे ज़्यादा बड़ा फेज़ होता है। तो ये जो पूरा है, ये जो पूरा ये वाला स्पेस है इसको हम इंटरफेस कह रहे हैं। इंटरफेस में भी कुछ पार्ट हैं जैसे कि जीवन फेस, ठीक है, जीवन फेज हो गया, सॉरी ये ना ऐसे नहीं बनेगा, रुकिए, ये हो गया हमारा जीवन फेज, ही कुछ नहीं है। और देखिए ये जो पूरा है ये वाला हो गया अपना जीवन फेज, ये लाइन नहीं है, जीवन फेज, एस फेज, G2 फेज, और ये हो गया हमारा M फेज, ठीक है। अब ये रफली डायग्राम बनाया हुआ है। तो हम कहते हैं कि ये वाला, ये जो पार्ट है इसको छोड़ दीजिए, ये जो पूरा है इसको हम कह रहे हैं ये इंटरफेस है। और इंटरफेस के 3 पार्ट्स हैं, या कह सकते हैं इंटरफेस में 3 फेजेस आते हैं। सबसे पहले आता है जीवन फेज, फिर S फेज, फिर G2 फेज, ठीक है। अब हम कह रहे हैं जो हमारा जीवन फेज है ना वो पोस्ट माइटोटिक फेज होता है। देखिए पोस्ट का मतलब होता है बाद में, तो ये M फेज़ है। M फेज़ को हम माइटोटिक फेज़ भी कहते हैं और इसे हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो पोस्ट माइटोटिक फेज़, या नाम से ही पता लग रहा है, पोस्ट का मतलब बाद में, माइटोटिक फेज़ का मतलब ये जो M फेज़ है। तो हम कह रहे हैं कि ये जो जीवन फेज़ है ये पोस्ट माइटोटिक फेज़ है, यानी कि ये M फेज़ के बाद में आता है। और हम कह रहे हैं ये प्री सिंथेटिक फेज़ है। सिंथेटिक फेज़, अभी जैसे कि हमने कहा कि S फेज़ आता है, S फेज़ को ही हम सिंथेटिक फेज़ भी कहते हैं, ठीक है। एस फेज़ को हम सिंथेटिक फेज़ भी कहते हैं। तो प्री का मतलब होता है पहले और सिंथेटिक फेज़ का मतलब एस फेज़। तो हम कह रहे हैं कि ये एस फेज़ से पहले आता है। तो हमने क्या कहा कि जो जीवन फेज़ है वो एम फेज़ के बाद में आता है और एस फेज़ के पहले आता है, ठीक है। बस ये बात थी यहाँ पे। अब हम कहते हैं जैसे कि हमने कहा कि पूरी सेल साइकिल में सबसे बड़ा जो फेज़ आता है वो होता है हमारा इंटरफेज़, लेकिन इंटरफेज़ में भी सबसे बड़ा जो फेज़ आता है वो होता है हमारा जीवन फेज़। पूरी साइकिल में सबसे बड़ा जो फेज़ आता है वो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इंटरफेज़ में, लेकिन इंटरफेज़ में भी जो हमने 3 पार्ट किए हैं G1, S और G2, उन तीनों में सबसे बड़ा जो फेज़ है सबसे ज़्यादा टाइम लगता है G1 में। तो हम कहते हैं कि G1 जो है वो लॉन्गेस्ट फेज़ होता है, ठीक है। अब उसके बाद में जीवन फेज़ में होता क्या है ये बात देखनी है। हमने कहा कि तैयारी होती है इंटरफेस में, और ये इंटरफेस का ही तो पार्ट है। तो हम कह रहे हैं कि जीवन फेज़ में क्या होता है। जीवन फेज़ में क्या होता है, अमीनो एसिड की फॉर्मेशन होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, और एटीपी की भी जनरेट होती है, एटीपी भी सिंथेसाइज होती है, न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन होती है, और आरएनए की भी सिंथेसिस होती है, और सेल ऑर्गेनेली की डुप्लीकेशन होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी की सारी ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट हो जाए, नहीं, कुछ सेल ऑर्गेनेलीज को ये डुप्लीकेट नहीं कर पाता है जीवन फेज़ में, ठीक है। ये तो हो गई थी जीवन फेज़ की बात। अब हम कहते हैं एस फेज़। एस फेज़ का मैंने अभी नाम बताया, एस फेज़ को हम सिंथेटिक फेज़ भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है एस फेज़ से, इसके फंक्शन से कि यहाँ पे काम क्या होता है। तो एस फेज़ में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में ना हम डिटेल में पढ़ते हैं अपने वो वाले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले चैप्टर में, जो जेनेटिक्स में आता है, क्लास 12 बायो में। तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, यानी कि डीएनए से डीएनए कैसे बनता है। तो यार यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ नोट कीजिएगा, एस फेज़ में डीएनए तो डबल होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है अपनी कॉपी बनाना, ठीक है। तो जैसे कि अगर एक डीएनए है, हमारे सेल में एक डीएनए है, तो एस फेज़ में जाके क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा, 1 से 2 डीएनए बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम अभी ग्राम में ले लेते हैं, हम कहते हैं कि अगर सेल में 10 ग्राम डीएनए है तो एस फेज़ में जाके 20 ग्राम डीएनए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे होती हैं चीज़ें। लेकिन जो हमारे क्रोमोसोम का नंबर होता है वो सेम रहता है। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ कि जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो यहाँ पे सेम रहेगा एस फेज़ में, वो नहीं चेंज होगा। अगर 2 क्रोमोसोम थे तो 2 ही रहेंगे, लेकिन जो डीएनए का कंटेंट है अगर वो 10 था तो वो 20 हो जाएगा, 20 था तो 40 हो जाएगा, 50 था तो 100 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और क्या काम होता है यहाँ पे,
यहाँ पे सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है और साथ साथ में हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है। अब हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है यार, इसको भी ना हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ही पढ़ते हैं डिटेल में। तो अभी बस आप समझिए कि जैसे हमारा जो डीएनए होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन हमें डीएनए को यार पैक करना होता है। तो हम उसे कैसे पैक करते हैं, हमने एक ना ऐसे गोली ले ली होती है, कह सकते हैं कि जैसे आपने वो देखा है रील जो होती है, जिससे मतलब धागा होता है जिससे सूट वगैरह सिलते हैं, मतलब लाइक जिससे ये सब कपड़े वगैरह सिलते हैं। तो हम क्या करते हैं, वो धागा यार कितना लंबा होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक लाइक ऐसे कुछ बना होता है कौन सी, उस पर उसे लपेट देते हैं। तो बहुत जैसे हम मांझा ले सकते हैं जिससे पतंग उड़ाते हैं, तो मांझा क्या करते हैं हम, हमारे पास में एक वो होती है यार, उसको क्या कहते हैं मेरे को थोड़ा याद नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फ्लाइंग द काइट। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास में एक चीज़ होती है जिसके ऊपर हम पूरे इतने ज़्यादा मांझे को लपेट देते हैं। उसी तरीके से क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन पे हम, जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है वो वही हमारा एक, हाँ उसको क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। मान लीजिए कि हमारे पास में वो है जिस पे मांझे को लपेटते हैं, तो और मांझा क्या है, हमारा डीएनए, तो हम उसको लपेट देते हैं इस पर। तो उससे क्या हो जाता है यार, पैकेजिंग हो जाती है डीएनए की। इसके बारे में हम डिटेल में 12th क्लास में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो रहा है, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, डीएनए डबल हो रहा है, बस यही चीज़ है। अब नेक्स्ट फेज़ आ जाता है जिसको हम कहते हैं G2 फेज़। G2 फेज़ को हम गैप 2 फेज़ भी कहते हैं या फिर सेकंड ग्रोथ फेज़ भी कहते हैं। और G1 फेज़ को हमने कहा था गैप 1 फेज़ और फर्स्ट ग्रोथ फेज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्री माइटोटिक फेज़ है। G1 फेज़ कौन सा था, पोस्ट माइटोटिक फेज़ था, ये प्री माइटोटिक फेज़ है। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्गी बॉडीज़ का डुप्लीकेशन हो रहा है, या ठीक है। हमने G1 फेज़ में क्या कहा था कि सेल ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट हो रही है, लेकिन ये जो ऑर्गेनेलीज हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्गी, ये यहाँ पे आके G2 फेज़ में डबल हो रही है, या कह सकते हैं डुप्लीकेट हो रही है। और आरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज यहाँ पे भी होता है, साथ ही साथ में ट्यूबलिन प्रोटीन का भी यहाँ पे सिंथेसाइज होता है, ठीक है। ट्यूबलिन प्रोटीन के बारे में हमने पढ़ा था सेल चैप्टर में। अगर किसी ने सेल चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब उसके बाद में आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। And if you need my handwritten notes, then you can let me know in the comment section so that I can provide you the notes of my I can provide you my handwritten notes. And yes, I will provide you the PDF of my handwritten notes. And thank you again.